तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज हम सेक्शन सी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन सी यानी कि जो प्रीवियस ईयर वाले हैं क्वेश्चन वो वाले करेंगे, किस चैप्टर के, रोटेशन मोशन के। और इससे पहले वाले क्वेश्चन आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वो वाले भी मैंने सॉल्व करवाए हैं। तो 1 मिनट रुक जाओ, मैं माइक को होल्डर पे लगा लेता हूँ। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टू पार्टिकल्स ए एंड बी इनिशियली एट रेस्ट, ओके, moves towards each other under mutual force of attraction at an instant when the speed of A is v and speed of B is 3v, the speed of center of mass is। तो एक चीज़ देखो, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर शायद अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, बाकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, वो देख सकते हो आप। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट ठीक है, थोड़ा सा मतलब उससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड है कि म्यूचुअल फोर्स कैसे है। जैसे मान लो दो पार्टिकल इनिशियली रेस्ट पे थे, यानी कि u0 इसका भी और इसका भी, इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। इतना समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों के बीच में फोर्स लगी होगी, इसका मास मान लेते हैं एक बार के लिए m, इसका मास 2। तो इन दोनों के ऊपर फोर्स कौन सी लगी होगी, इनके दोनों की अट्रैक्शन की वजह से g m1 m2 बाय में इनके बीच का डिस्टेंस r², ये वाली लगी होगी। तो इसकी वजह से इनके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन, वो क्या बोलते हैं उसको, काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी। तो इसी वजह से मूव करने लगे तो एक ही पार्टिकल की जो वेलोसिटी आ गई वो क्या आ गई, va क्या आ गई, v, और ऐसे ही vb क्या आ गई, 3v। अब क्योंकि देखो ये किसी मतलब इन पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स तो लगी नहीं है, ठीक है। इनिशियली अगर मान लो यहाँ कहीं पे इनका सेंटर ऑफ वो हो गया मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा और ये दोनों बस यहाँ पे आ रहे होंगे अट्रैक्शन, क्योंकि बाहर से कुछ फोर्स ही नहीं लगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो VCOM यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो 0 ही होगी। क्यों? क्योंकि नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन देम। इतना समझ में आ गया होगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगती तब इनकी वजह से कुछ ना कुछ वेलोसिटी आती और तब इनके उसमें मतलब चेंज आता। फॉर एग्जांपल देखो मैं कैसे समझाऊं कि जैसे मान लो एक ये चार्ज क्यू है और ये एक चार्ज क्यू है, पॉजिटिव ले लेते हैं इनको, मतलब ये 12th में आएगा वैसे तो, लेकिन क्योंकि दोनों सेम है तो एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन लगाएंगे। जब ये रिपल्शन लगा रहे होंगे तो जो इनका ये होगा ना सेंटर ऑफ, कुछ ना कुछ तो इनका सेंटर होगा जहाँ पे नल होगा, ई भी 0 यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 और फोर्स भी 0, उसको बोल देंगे सेंटर ऑफ मास एक बार के लिए। तो नल पॉइंट होता है वैसे तो वो वहीं पे रहेगा जब इन दोनों के ऊपर कितना ही फोर्स लगा ले एक दूसरे। लेकिन वहीं अगर मान लो ये एक पूरा सिस्टम मान लिया, यहाँ कहीं से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इनके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, इस वजह से कुछ ना कुछ रिपल्शन इस पे भी लगेगा और थोड़ा बहुत मतलब इससे कम, लेकिन थोड़ा बहुत तो इस पे लगेगा, ठीक है, इस पे भी लगेगा। तो इन दोनों के ऊपर मूवमेंट आएगी तो ये इस साइड कहीं पे शिफ्ट होने लग जाएंगे। शिफ्ट कैसे हो जाएंगे, क्योंकि ये फोर्स रिपल्शन लगा रहा है और क्योंकि ये दोनों पे जा रहा है तो कुछ ना कुछ जो ये सेंटर था ये शिफ्ट हो गया और यहाँ कहीं पे, यहाँ पे ये शिफ्ट होने में VCM जरूर आएगा। लेकिन ये क्योंकि देखो किसी और की वजह से तो आ ही नहीं रहा, तो ये अट्रैक्ट हो रहे हैं बस, तो ऐसे ही हो गया। अब चलते हैं। अरे यार, तो यार ब्लर हो गया था, मुझे लगा कि सारी वीडियो मैंने बना ली और ब्लर में चल गया सारा काम। मैं इतना दिमाग ख़राब हो गया देख के, फिर मैंने चेक किया कि इतना भी ब्लर नहीं हुआ है, दिख रहा है थोड़ा बहुत, मतलब समझने की बात है एक्चुअली में। तो यहाँ तक कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है, कि ये वाला ये बस ये तो मैं एग्जांपल लेके दे दिया। अब समझाना अच्छे से, अभी हो सकता है कि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए लेकिन समझ में ठीक आना चाहिए यार।
बार बार मैं फिर वीडियो देख के पता टाइम ख़राब ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि गूगल एक क्वेश्चन नहीं हुआ फिर उसको गूगल से देखो, टाइम ही टाइम ऐसे ही सारे क्वेश्चन कर दो तो फिर हो जाते हैं क्वेश्चन इससे। लेकिन फिर वही है कि एक दो दिन के बाद चेक करें तो पता कुछ है ही नहीं, जो क्वेश्चन कल किया था इतना समझने के बाद फिर से गायब, तो मतलब ही नहीं बनता उसका। तो इसलिए अच्छे से करवा रहा हूँ मैं। लंबी वीडियो बेशक हो जाए, देख पूरी लेना बस, कुछ नहीं होता ये तो। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट टॉर्क दे दी। 1 मिनट की, हाँ चलो लाल पेन से लिख देता हूँ। टॉर्क यानी कि टॉर्क क्या दे रखी है 100 न्यूटन, और टर्न्स ए व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि आई क्या दे रखा है, आई क्या दे रखा है 300 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है, सेंटर से पास कर रहा है, ये भी समझ में आ गई। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इट्स एंगुलर वेलोसिटी एज एंगुलर वेलोसिटी पूछ रखी है। तो वेलोसिटी टाइम क्या दे रखा है 3 पे, एंगुलर वेलोसिटी पूछ रखी है। अब एक चीज़ देखो, इसकी यूनिट से पता चल रहा है कि ये फोर्स है, ठीक है। और इसमें भी देखो एक्चुअली में तो ये तो मास की है, और ये क्या है मीटर क्या होती है रेडियस की, या फिर कह लो लेंथ की, तो ml² या फिर कह लो mr² हो जाता है। यही फॉर्मूला भी होता है सभी में तो नहीं, लेकिन जनरली कुछ भी गोल वगैरह हो गया तो यही होता है। कुछ भी छोटा मोटा पार्टिकल होगा तब भी बस सीधा सा ये लगा देना है mr², यही इनर्शिया होगा। तो इसको हम मास की तरह वो क्या कहते हैं मास की तरह एक बार सोच लेते हैं। तो फोर्स क्या होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है। और इसी को अगर रिलेट करके देखें तो टॉर्क इज इक्वल टू आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू में एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे लीनियर में तो ये हो जाता था, और सर्कुलर में ये वाला लगा लो। तो टॉर्क क्या दे रखा है, 1 मिनट रुक जाओ यार, क्या कर रहा हूँ मैं भी, नीले से ही कर देता हूँ। टॉर्क क्या दे रखा है 100, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है 300। अल्फ़ा की वैल्यू पूछ रखी है, नहीं वैल्यू तो ओमेगा की पूछ रखी है ना, चलो देखते हैं। और यहाँ से अगर डिवाइड कर देंगे इसको तो ये आ जाएगा 100 बाई में 300, 0 से 0, अल्फ़ा क्या आ गया 1/3, ठीक है। अरे भाई मैं इस ब्लर का क्या करूँ, इतना करवाने के बाद फिर से ब्लर हो गया। चलो यहाँ तक तो आ गया था ना समझ में अल्फ़ा। और हमें पता है कि देखो कौन सी वो इक्वेशन होती है, वी फाइनल इज इक्वल टू यू प्लस के 80, यही होता है v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ये इक्वेशन होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ मोशन की, अरे यार न्यूटन नहीं यार, इक्वेशन ऑफ मोशन ही होती है, नाम यही है इसका। इसी को अगर रिलेट करके देखें तो ये क्या बन जाती है सर्कुलर मोशन में, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस के एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू में टाइम। और क्योंकि इस क्वेश्चन में ये इनिशियली रेस्ट पे था तो ये 0 हो गया, और ये क्या आ गया ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू में टाइम, और अल्फ़ा क्या दे दिया 1/3, और टाइम क्या दे रखा है 3, तो और ओमेगा क्या आ गया, ओमेगा आ गया 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब दूसरी बात मैं बता देता हूँ, ये याद रख लेना, यूनिट बहुत काम की इस चैप्टर में। यूनिट से ना फिजिक्स में एक क्वेश्चन हो जाता है, और ऐसे ही ये काम आती है फिर यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में। मैं बताता हूँ कि शायद मैंने करवाया तो पहले भी है, लेकिन दोबारा से मैं करवाऊँगा, मैं गारंटी देख कहता हूँ। वो जितने भी शायद आपके पास आकाश का मॉड्यूल है ना, तो स्टार्टिंग में करवा देते हैं वैसे तो, एक जो वो है ना मैं आपको याद करवा दूँगा, मैं गारंटी देख कहता हूँ, ठीक है। मैंने खुद जैसे याद की ना वैसे ही करवाऊँगा, काफ़ी इजी हो जाता है अगर अभी यूनिट पे ध्यान दे लेते हैं तब। तो अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m
and radius r about its own axis to the radius of gyration of a thin hollow sphere of same mass and radius about its own axis is। तो एक मिनट के लिए रुक जाओ, यहाँ पे समझाता हूँ मैं। जैसे कि इसने क्या दे रखा है कि सॉलिड स्पीयर ये बना दिया हमने, और ये बना दिया होलो स्पीयर, ठीक है, और ये बना दिया हमने होलो स्फीयर, ठीक है भाई। अब इसके जो मास दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, मास m, इसका ही मास m है, और रेडियस इसका दे रखा है r, इसका भी r है। इस अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन पूछ रखा है। तो सबसे पहले हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। हमें ये याद करना होता है एक्चुअली, जो मतलब मेन जो होते हैं ना, इनके याद करने होते हैं। जैसे कोन हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया। अगर चाहते हो कि इस पे वीडियो में बनाऊँ तो अच्छे से एक्सप्लेन करके बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और होलो स्फीयर का क्या हो जाएगा, एक दोस्त का कमेंट भी आया था कि मतलब चैप्टर करवाने से पहले एक बार उसको रिवीजन करवा दिया करो। चलो मैं देखता हूँ एक बार। तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, 2/3 m r²। और सॉलिड का क्या हो जाएगा, पहले एक मिनट एक चीज़ बताता हूँ मैं, ये ट्रिक वगैरह ही लगा लो याद करने के लिए कि दिख तो रहा है ना यहाँ पे, हाँ। I सॉलिड इजिकल टू I होलो इंटू में 3/5। ये बस याद रखना, ये काम आएगा स्पीयर में भी और शायद कौन में भी, जहाँ कहीं पे भी ये आ जाए ना वहाँ पे। अब देखो जैसे कि स्पीयर में क्या है, आई सॉलिड स्पीयर इजिकल टू आई होलो क्या है 2/3 m r², मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 को, तो 3 से गया 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा आई इजिकल टू 2/5 m r², ये आ गया। रेडियस ऑफ गायरेशन यानी कि के क्या होता है, अब रिलेशनशिप देख लेते हैं इनका। क्या होता है, m k² इजिकल टू आई, ये होता है। और के की वैल्यू निकालने के लिए इसको इस साइड भेज देंगे, यानी कि आई k² इजिकल टू I/m, और इसको अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो k इजिकल टू अंडर रूट के I/m आ गया तो आ गया भाई। अब यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा, k सॉलिड अंडर रूट के 2/5 m r², बाय में क्या है m, और ऐसे ही k होलो, k का मतलब है रेडियस ऑफ गायरेशन, अंडर रूट के क्या है 2/3 m r² बाय में m से गया m, और m से गया m, r दोनों में स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ जाएगा। k सॉलिड इक्वल टू क्या है r, ठीक है, अंडर रूट के 2/5 और k होलो इक्वल टू r के 2/3। तो इसमें क्या पूछ रखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड ऊपर कर देंगे क्योंकि सॉलिड टू द थिन स्फीयर दे रखा है, सॉलिड के सॉलिड बाय में के होलो पूछ रखा है, क्योंकि देखो इसने सॉलिड पहले दे रखा है और मतलब ये होलो वाला बाद में दे रखा है। तो इसका यही मतलब है क्वेश्चन में r अंडर रूट के 2/5 r अंडर रूट के 2/3 r से गया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो एक बार ऊपर सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, k सॉलिड बाय में k होलो, ये नीचे ही यहाँ पे तो ऊपर जाके ऊपर हो जाएगा ना, अंडर रूट के 2/5 इंटू में, क्योंकि ये भी अंडर रूट है और ये भी अंडर रूट है, तो अंडर रूट एक बार वैसे निकाल लो पूरा, और 3 बाय में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 ऊपर है ना तो ऊपर जाके नीचे हो जाएगा, 2 से गया 2, तो के सॉलिड क्या आ गया
√3 रेशो √5। और ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन आंसर तो यार आया नहीं। के सॉलिड क्या है? थर्ड का है भाई। फोर्थ आंसर तो यार यही होगा। और देखो एक चीज़ देखो, स्टार का मतलब ये है कि ये बोनस वाला क्वेश्चन था। अरे वीडियो नहीं चल रही क्या? अरे यार नहीं चल रही है, मैंने तो सोचा कि फिर से बंद हो गई, मतलब बिना चलाए ही वीडियो बना दी सारी। थर्ड का 4 यानी कि ये बोनस वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आंसर तो यही होगा। अगर कहीं पे आ जाए तो यही टिक लगाना है, और कोई भी कहाँ पे गया ये, क्योंकि कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा ना एक्चुअल आंसर से, तो इसका मतलब ये ऑप्शन ही गलत दे रखे थे नीट वाले ने। और चेक करोगे शायद गूगल पे मिल भी जाएगा, ठीक है। यानी कि इनसे तो कोई वो नहीं है ऑप्शन, ये वो क्वेश्चन बोनस वाला था। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? एन एनर्जी ऑफ 484 जूल इज स्पेंट इन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील फ्रॉम 60 revolution per minute to 360 revolution per minute. The moment of inertia of the flywheel is, तो देखो एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जैसे RPM है, RPM रिवॉल्यूशन पर मिनट, इतना ही है ना, मिनट दे रखा है, एक चीज़ ध्यान रखना। और ये RPM यूनिट किसी होती है? फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी यानी कि देखो जैसे ये हमें पता है कि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω है ना। और ओमेगा को इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल टू 2π में टाइम, और 1 में टाइम क्या हो जाता है? फ्रीक्वेंसी। इसी को अगर ऐसे लिख दें, ओमेगा इक्वल टू 2π फ्रीक्वेंसी, तो ये क्या हो गया? ओमेगा आ गया इसी से। और ये वाली पता है कहाँ पे आएगी? एक मिनट सोचने दो। एक तो ओसिलेशन, एक वेव्स, इन दोनों चैप्टर में से आएगी शायद, शायद नहीं आए तो होगी इन्हीं में से, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जैक्टली वेव या ऑसिलेशन में आएगी, ये अभी ध्यान नहीं है थोड़ा सा। तो अभी यहाँ से निकाल लेते हैं। ओमेगा क्या दे रखा है? ओमेगा इनिशियल निकाल लेते हैं। चलो पहले क्वेश्चन में ये दे रखा है कि फ्रीक्वेंसी इनिशियल क्या थी? 60 RPM, और ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी फाइनल क्या है? 360 RPM। इसी के साथ अगर ओमेगा निकालेंगे तो ओमेगा इनिशियल क्या हो जाएगी? 2π यहाँ पे अगर इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 60। और क्योंकि मिनट में है और टाइम हमेशा सेकंड में रखने की कोशिश करते हैं हम, तो 60 से डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये आ गया 2π सीधा सा। ऐसे ही ओमेगा फाइनल क्या हो जाएगा? 2π/360। और क्योंकि मिनट्स में है तो उसमें कन्वर्ट करने के लिए कैसे किया देखो मैं बताता हूँ। जैसे एक मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं? 60 सेकंड्स। और ऐसे ही 60 मिनट्स में कितनी हो जाएगी? 60 मिनट्स क्या हो गया? अरे नहीं सॉरी यार, अब 1 सेकंड में कितनी मिनट हो जाएगी? 1 सेकंड मिनट्स। इसको इस साइड भेज दूँ 1 मिनट, और यहाँ पे क्योंकि 6 इतनी मिनट्स दे रखे हैं तो इससे वो करने के लिए क्या हो जाएगा? 1 सेकंड में कितनी? 1 सेकंड में 1/60 मिनट्स, है ना। और ऐसे ही अगर कितनी सेकंड्स निकालनी है इसको, तो इसको 1/60 से अगर डिवाइड कर दें 360 को, तो क्या हो जाएगा? सेकंड्स आ जाएगा ऐसे ही। और डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 6 36। और ये क्या आ गया? 6 2 12 5। और यहाँ पे आ गया इनिशियल क्या है? 2π। और एक चीज़ देख लेते हैं, एनर्जी दे रखी है यानी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? आई मतलब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। इसी को अगर रोटेशन में देखें तो क्या हो जाएगा? हाफ रोटेशन वाली मोशन में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चेंज निकालना है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा के ई
इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा का ही दे रखा है, एनर्जी स्पेंड, यानी कि एनर्जी स्पेंड की गई है, एनर्जी स्पेंट कितनी दे रखी है 484 जूल, यूनिट से ही पता चल रहा है कि एनर्जी है। और एनर्जी स्पेंट यानी कि चेंज हुआ होगा, इनिशियल जितनी थी और फाइनल जितनी, इन दोनों के बीच में वही होगा। तो ओमेगा नहीं सॉरी, एनर्जी फाइनल माइनस के एनर्जी इनिशियल, यही होगा 484। याद है कितनी एनर्जी स्पेंड की गई, तो फाइनल में क्या होगा हाफ आई, और ओमेगा कितना है, ओमेगा फाइनल इसका स्क्वायर माइनस के हाफ आई ओमेगा, नहीं ओमेगा का स्क्वायर इनिशियल का 484, ये हो गया। और हाफ आई अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर फाइनल का स्क्वायर माइनस के ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इस इक्वल टू क्या 484, ये हो गया। और ओमेगा कितना आई दे रखा है इन्होंने, आई तो कुछ दे ही नहीं रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना है ना भाई, इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो आई फाइनल का स्क्वायर माइनस के ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इक्वल टू 484, यहाँ पे 2 है नीचे तो इस साइड भेज देंगे 2, ये आ गया। और आई निकालना तो इसको इस साइड भेज देंगे, आई इज इक्वल टू क्या आएगा 484 इंटू में 2 बाय में ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस के ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। अब ओमेगा फाइनल और इनिशियल का स्क्वायर यहाँ पे अगर करके देखें तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 124 नहीं 12 का स्क्वायर क्या आ जाता है 144 पाई का स्क्वायर। और ऐसे ही इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 484 इंटू में 2 बाय में क्या आ जाएगा 144 पाई का स्क्वायर माइनस के 4 पाई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 484 इंटू में 2 बाय में दिख रहा है ना, हाँ 140 पाई का स्क्वायर। और पाई को क्या करें, पाई का स्क्वायर वैसे तो 10 भी होता है, चलो 1 मिनट के लिए सोचने दो भाई। चलो देखते हैं क्या करें। पाई का स्क्वायर, पाई क्या होता है 22 बाई में 7, और पाई का स्क्वायर वैसे 10 भी लिख सकते हैं, लेकिन चलो एक बार के लिए करके देख लेते हैं पुट इसी से। तो क्या हो जाएगा, इस पर पुट करेंगे तो 484 इंटू में 2 बाई में 140 बाई में 27 बाई में 22 बाई में 7 इतना आ रहा है। और एक बार निकाल के देखें तो 2 मल्टीप्लाई में 2 क्या हो जाएगा 4 और 4 क्या हो जाएगा 484, ये आ गया। इन दोनों का सम तो इसको डायरेक्ट काट देंगे, ये कट गया। और 7 7 जो 49 और ये ऊपर चला जाएगा, और इसे काट के देखें तो क्या हो जाएगा 7070, और ऊपर क्या है 1 7 से ये गया। चलो 1 मिनट में दोबारा से यहाँ पे इसको बस दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में नहीं आएगा क्या है 484 इंटू में 2 बाई में क्या है 140 पाई का स्क्वायर था, तो इन दोनों का जब स्क्वायर किया तो 22/7 इंटू में 22/7 लिख सकते हैं, 22/7 है ना। और 7 से जा कितना होता है 49, और ये क्या हो जाता है इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जब ये आ गया था 484 है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम 484, और क्योंकि यहाँ पे नीचे आ रहा था ना तो इसको ऊपर भेज देंगे 49, और इसी के साथ इससे तो ये कट गया, इसको काटेंगे तो 70, और 7 इंटू में 10 करेंगे तो क्या हो मतलब इसको 70 को 7 इंटू में 10 लिख सकते हैं ना, ये कट गया 7, और 7/10 क्या हो जाता है 0.7, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो क्या होता है यूनिट ना 0.7 kg मीटर स्क्वायर, ये आ गया। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का mr स्क्वायर, आर की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर,
मतलब आर की यूनिट तो एम है और स्क्वायर कर देंगे मीटर स्क्वायर है, मास की यूनिट क्या होती है केजी। ये आ गया, समझ में आ गया होगा। चेक करते हैं आंसर इसका। तो 4 का क्या है, नहीं सेकंड 4 का, भाई रुक जाओ 1 मिनट। 4 का क्या है सेकंड, ठीक है ना। और अब चलते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन क्या दे रखा है, 5th क्वेश्चन है ए इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 2, लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए जो है वेक्टर्स फॉर्म में। तो पेन ले लिया हमने, लिख तो रहना भाई सारा सब कुछ सही, ठीक है। एफ वेक्टर क्या दे रखा है, एफ वेक्टर दे दिया हमें कितना 2i कैप प्लस के j कैप माइनस के k कैप, और जो इसका हो गया क्या बोलते हैं, क्या है 3i कैप प्लस के 2j कैप माइनस के क्या है 2 कैप 2k कैप। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देन द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड आर हैव द मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो भाई सबसे पहले तो इसका हम स्केयर प्रोडक्ट कर देंगे, सॉरी क्या हो गया, इन दोनों अगर स्केलर प्रोडक्ट करें तो स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एफ डॉट आर, और ये हमने पिछली बार भी किया था आई वाले से आई कैप वाला 2 इंटू 3 प्लस के जे कैप वाले से 1 इंटू में 2 प्लस के माइनस का 1 इंटू में माइनस का 2, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 6 प्लस के 2 माइनस माइनस प्लस 2, इन सभी को ऐड किया तो 10। तो स्केलर प्रोडक्ट रिस्पेक्टिवली यानी कि जो पहले है पहला वही होगा, स्केलर पहले दे रखा तो इन दो बस 2 ही में है। अब चेक कर लेते हैं क्या क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कह लो डॉट नहीं सॉरी वेक्टर प्रोडक्ट और आई कैप जे कैप और के कैप लिख लिया हमने। आई क्या दे रखा है इन्होंने जो पहले वाले का है 2 1 माइनस के 1 और के 3 क्या दे रखे हैं 3 2 माइनस का 2, इतना समझ में आ गया होगा। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो नहीं सॉरी इसको तो इग्नोर करना होता है, तो यहाँ पे करेंगे 1 इंटू में माइनस के 2, इन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 2 इंटू में माइनस के 1 आई कैप प्लस के, इसको इस साइड करना होता है, मतलब इसको अगर उठा के यहाँ पे लिख देंगे तो क्या हो जाएगा आई कैप 2 3, तो इसको अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 और अरे मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, और इसको इन दोनों करेंगे तो क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है माइनस के 2 इंटू में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कर दिया क्या जे कैप। यार अभी ये तो करना आता ही होगा, मैं तो बस ऐसे ही करा रहा हूँ क्योंकि मैं कर रहा हूँ ना सॉल्व। तो इन दोनों का हटा दो, इन दोनों का बस रह गया, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस के 2 इंटू में 2 माइनस के 3 इंटू में 1 के कैप, ठीक है। तो ये क्या हो गया माइनस के 2 और प्लस के 2 आई कैप, ये तो हो गया 0 आई कैप प्लस के क्या होगा माइनस के 3, और इन दोनों को किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 4 आ रहे हैं, और यहाँ बाहर प्लस का हो जाएगा 4 क्या जे कैप और 4 प्लस के 4
-3, तो यहाँ पे क्या आ गया k कैप 0 i कैप प्लस के 1 k कैप नहीं j कैप प्लस के k कैप यानी कि 1 k कैप, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है 0 का स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया √2 आ गया। तो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट तो क्या था 10 और क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ रहा है 2, ये आ गया आंसर। 5 का क्या है 4। यहाँ पे दिक्कत पता है कहाँ पे आई होगी आप सभी को लोग लेके, क्योंकि ये F दे रखा है और ये R दे रखा है, तो हमने हमेशा पढ़ा था कि जो ये होता है टॉर्क इक्वल टू R क्रॉस F, यानी कि ये जो क्या होता है रेडियस परपेंडिकुलर पहले होता है क्रॉस प्रोडक्ट में। और मान लो अब मैं इसको ऊपर लिख देता ना, सारी वैल्यू बदल जाती। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि टॉर्क में तो R क्रॉस F होता है हमेशा, और इसी के साथ क्योंकि इसमें भी F और R दे रखे तो हम R को पहले लिखते और F को बाद में, तो सारा आंसर गलत हो जाता। ठीक है, और इसी के साथ ये तो हो गया भाई अपना। और अब चलते हैं 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू प्लेन ऑफ द क्या रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द टू इट्स डायमीटर। तो देखो भाई एक एग्जांपल लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये पेज है ना, तो इसको एक बार बना लिया हमने, क्या प्लेट सी बना ली पहले, तो ये बना ली प्लेट सी। तो इसको अगर हम एक डिस्क की तरफ बना लें, ये बना लिया थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा मान लो कि गोल सा हो गया है, तो डिस्क तो ऐसी चपटी सी हो जाएगी। और क्योंकि ये इसके सेंटर में से तो जा रही प्लेन, अब देखो इस प्लेन तो ये हो गया ना, इसका प्लेन ऐसे एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दिख रहा होगा ना। डिस्क मान एक बार के लिए मान लो ये डिस्क है, तो प्लेन ये हो गया एक्स और वाई, इसके परपेंडिकुलर यहाँ कहीं से जा रही है, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है डिस्क CM के, मतलब जैसे ये डिस्क है और इसके यहाँ से इसको ऐसे मान लो यहाँ पे ICM क्या हो जाता है mr²/2, इतना पता होगा आपको। तो फिर क्या होगा आगे क्या दे रखा है कि पास थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन, ये दे रखा है कि इसके नॉर्मल हो जाए क्योंकि इसके परपेंडिकुलर ये नॉर्मल हो गया टू इट्स प्लेन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अबाउट डिस्क अबाउट। तो इसके डायमीटर के अकॉर्ड यहाँ पे और पूछ रखा है। अब यहाँ पे निकालने के लिए क्या हो जाता है कि ICOM यानी कि IZ इजिकल टू IX प्लस के IY, और क्योंकि डिस्क है तो ये दोनों क्या हो जाती हैं 2 इंटू में IX, या फिर कह लो IX इसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, या फिर इसके अकॉर्डिंग ले लो IX मान लो, या फिर IXY मान लो IZ, या फिर ICM, क्योंकि यहाँ पे तो Z के मतलब बाहर निकल रहा है तो उसी को Z मान लेते हैं। तो ये क्या दे रखा है mr² में क्या है 2 इंटू में IX, या फिर कह लो डायमीटर। ठीक है, इसको इस साइड भेज दें तो I डायमीटर क्या हो जाता है, ये कौन सी थ्योरम कौन सी होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। I डायमीटर क्या हो गया mr² में 4। और अगर देखें अब हम क्या, अगर राइटिंग समझ में नहीं आई तो भाई कमेंट कर देना, मैं कमेंट में लिख दूंगा, कोई बात नहीं ऐसी। तो क्या है ICM यहाँ पे दोबारा से लिख लेते क्या है mr² में 2। वैसे तो ये याद होना चाहिए था लेकिन फिर भी मैंने बता दिया ना। I डायमीटर क्या है mr² में 2। और अभी कौन से क्वेश्चन में करवाया था मैंने कि क्या हो जाएगा इनका √k की वैल्यू क्या होती है √k I में m, तो सिर्फ ये वाला बचता है हिस्सा। ठीक है, ये वाला ICM ये वाला, इन दोनों कॉमन निकाल लो तो r बाहर आ जाता है, और 1 बाई में 2 और डायमीटर का 1/4 है ना, सॉरी रेडियस √के 1/4 ये आ गया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो r से r गया, रेशियो का तो मतलब यही होता है। तो क्या हो गया, इसको ऊपर भेज देंगे तो
अंडर रूट के 1/2 में 2 इंटू में 4/1 में 1 2, तो रेशो क्या आ गया अंडर रूट का 2:1। पे क्या फॉर्मूला, यहाँ पे तो ये सेकंड है ऑप्शन, तो ऐसे सेम सेम। मैंने क्या गलती कर दी, टू इट्स प्लेन परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ द अबाउट इट्स डायमीटर। कहाँ पे यार गलती तो कहीं पे नहीं की है। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ थिन यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस passing through its center and normal to its plane to the। अरे भाई 6th का 4 आ गया। देखो मैंने ये वाला तो देख ली, ये वाला 4th ऑप्शन देखा ही नहीं है। हद हो गई। आंसर तो ये आ रहा है ना, 6th का गया 4th ये आ गया, आप दिख रहा हो ना। ठीक है चलो अब चलते हैं। मैं तो एक बार यार घबरा ही गया था, मगर आंसर कैसे गलत आ गया, कॉन्सेप्ट सारे सही लगाए हैं फिर भी हद हो गई थी। तो देखो 7th में क्या है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg एंड 20 kg रिस्पेक्टिवली आर connected to the two ends of a ridge road of length 10 meter with negligible mass. The distance of the center of mass of the system from the 10 kg mass is। तो देखो क्या दे रखा है, एक ये दे दिया क्या, मास कितना है 10 और यहाँ कहीं पे मान लो 20 kg का मास है एक, और दोनों कनेक्टेड हैं। एक यहाँ पे रोड लगा लिया, रोड कितने मीटर की है 10 मीटर की। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। तो एक चीज़ देखो ना यार कि अगर यहाँ देखो एक पेन लगा लो, ये पेन है और अभी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ रहा है, जिस साइड मास ज़्यादा है उसी साइड आ रहा होगा। और इसने किससे पूछ, देखो ये मान लो ये रोड मान लो एक बार के लिए, कहाँ पे, अरे यार हो जाना सेट। ये पेन मान लो, ये पेन मान लिया रोड, और इसको मान लिया जो ये नहीं है छोटा सा, निकाल ये छोटा सा लाल लाल नहीं दिख रहा होगा आपको, इसको मान लिया हमने 10 kg मास, और जो ये है इसको मान लिया 20 kg मास। तो अभी इसका सेंटर ऑफ मास देखें तो इस साइड ज़्यादा, अगर मैंने इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट करने की कोशिश की तो ये जब ही गिर जाएगा। देखो थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल झुक गया ना, अब देखो थोड़ा सा, और इसको पास कर दिया तो इस साइड ज़्यादा होगा। सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे आ रहा है, जहाँ पे मास ज़्यादा होगा तो सेंटर ऑफ मास इस साइड से आ रहा होगा थोड़ा सा। और हमें पता है कि अब इसका मतलब अगर टोटल डिस्टेंस 10 है, बीच में नहीं है, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन तो गलत वैसे हो गया, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। सेकंड वाला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि अगर सेंटर में होता तो 5 मीटर हो जाता, 10 तो कभी हो ही नहीं सकता यार, एक साइड तो होगा ही नहीं शिफ्ट। और इसने रखा कि द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द 10 क्या हो गया 10 kg मास, इस 10 के आसपास से पूछ रखा है। 10/3 कितना होगा, 10 को एक बार के लिए 9 मान लो, 3 तो ये तो अगर ये बीच ये है तो इस साइड कहीं पे आ रहा है, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना भाई। और 20/3 करें तो क्या हो जाएगा, 20 को एक बार के लिए 21/3 7, तो यहाँ कहीं पे आ रहा होगा। बस मैंने ये वैल्यू थोड़ी सी ऐसे करके देखी है, कुछ नहीं है। तो इस साइड तो यही ऑप्शन आ रहा है ना 7 का 4th, तो एक तो अंदाजे से कर दिया हमने। चलो एक बार के लिए अब सॉल्व करके दिखा देता हूँ। अब ये मान लिया हमने एक ग्राफ सा बना लिया, यहाँ पे मास m है और यहाँ कहीं पे क्या है नहीं 20, यहाँ पे 10 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 10 मीटर, और x COM निकालना है तो क्या होगा m1 x1 प्लस के m2 x2 बाय m1 प्लस के m2, यही होगा। अब यहाँ पे पुट करके देखें तो इसको बस ऐसे ही हमने मान लिया कि अगर इसको अगर यहाँ पे एक्सिस पे ले रहे हैं तो x1 तो 0 हो गया, तो ये वैल्यू पूरी 0 0, यहाँ पे m1 की वैल्यू फिर मायने नहीं करेगी। और जो ये है x2 इसको बिल्कुल एंड पे मान लिया रोड के, तो ये 10 मीटर हो गया, तो m2/x1/x2 सॉरी,
और M1 प्लस के M2 यही आ गया। तो क्या हो गया, M2 कितना दे रखा है, M2 दे रखा है 20 और X कितनी दे रही है, दे रखी है 10। और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो M1 कितना है, M1 है 10 प्लस के M2 कितना दे रखा है 30, M1 20। तो इन सभी को अगर करके देखें तो 200 बाई में 330, 0 से 0, तो XC1 क्या हो गया 20/3। यही आ गया ना भाई समझ में, कॉन्सेप्ट से भी करा दिया, मतलब कॉन्सेप्ट भी बता दिया और फॉर्मूले भी। इससे क्या डिराइव होता है कि अगर दो पार्टिकल दे रखे हैं ये वाले, इसको मान लेते हैं M1 और इसको M2, अगर डिस्टेंस ऑफ XM फ्रॉम सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 अगर निकालना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M2 X बाय में X यानी कि टोटल डिस्टेंस और M1 प्लस M2, और डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम M1 M2 सॉरी, अगर M2 से डिस्टेंस निकालना हो तो क्या होगा M1 X1 बाय में M1 प्लस के M2। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि अगर इसको उठा के बस यहाँ पे पुट कर देते, यानी कि अब जो ये वाला मास था इसको 0 लगा देते हैं, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है नीलिजिबल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखें तो क्या हो जाएगा, ठीक है, माइनस तो यार ऐसे ही बस मान लो, कुछ नहीं होता। इसको मान लिया हमने 10 इंटू मैक्स कितना दे रखा है 10 बाय में 30, इन दोनों का ऐड किया तो यही आ गया। तो क्या है 10/3। इसी को अगर देखो ये वाला 0 हो गया तो बस ये वाला ही तो बचा ना, और x तो इस पूरे टोटल की डिस्टेंस है। अगर इस फॉर्म, अरे यार पता है क्या है कि अभी मुझे समझाना नहीं आ रहा एक्चुअली में, तो बस फॉर्मूले को याद रख लेना, कुछ नहीं होता। मैंने भी अभी सोचा ही है बस ये ऐसे करने की, हो जाएगा बाकी, ठीक है। अगर वैल्यू पुट करने की सोच के भी देखें तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम M1, क्योंकि इसने 10 से पूछ रखा है और M1 क्या है यहाँ पे 10, तो M2 कितना है 20 बाय में टोटल 10 प्लस 20 क्या होगा 200 बाय में 30, और ऐसे ही 10 इंटू 10 बाय में कितना है 10, 100 बाय में 30, 10/3 ये आ गया। और जैसे कि M2 से डिस्टेंस पूछ रखा है तो यहाँ पे M1 आ रहा है और M1 से है तो M2 आ रहा है, बस ये ध्यान रख लेना, कुछ नहीं है। अब चलते हैं, तो 8th क्वेश्चन क्या है, द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद द यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंज टू 120, नहीं क्या है 120 RPM टू 120 RPM इन 16 सेकेंड। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब दे रखा है कि हमें कुछ कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन थी, उसकी वजह से एंगुलर स्पीड्स में चेंज आ गया। तो इनिशियली क्या थी, इनिशियली थी 120 RPM, और RPM से समझ में आ रहा होगा आपको किसकी है ये यूनिट, ओमेगा फाइनल क्या दे रखा है 3120 RPM। तो इनके अंदर पहले चेंज निकाल लेते हैं, चेंज क्या होगा ओमेगा फाइनल माइनस की ओमेगा इनिशियल, तो चेंज कितना आ रहा है, चलो इनको अगर कन्वर्ट करें तो 2 पाई, क्योंकि देखो ये यूनिट किसकी है फ्रीक्वेंसी की, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे अगर निकालेंगे तो 2 पाई बाई में टाइम, और 1/टाइम कितनी होती है फ्रीक्वेंसी, 2 पाई बाय फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी की ये है ही, तो ओमेगा क्या हो गया, रुक सा गया था कुछ, तो चलो चल रही है, लाइट बंद हो गई थी, मुझे पता नहीं क्या हो गया। तो देखें अब, अरे यार यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू में 1200, और क्योंकि मिनट्स में है RPM है ना, RPM में यानी कि मिनट्स में है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा 20,
यानी कि 40 पाई ये हो गया। और यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो 2 पाई बाय, एक मिनट, तो सॉरी, इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अरे यार, तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे 3 बन जाए 3, और क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं तो 104 पाई यहाँ पे आ गया। और ये चेंज कितना आ गया, 104 माइनस के 40 पाई, और यहाँ से काटेंगे तो कितना आ गया, 64 पाई। और हमें जैसे कि पता है कि क्या पता है, एक्सेलेरेशन क्या होती है, एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, यही होता है। इसको दोबारा से ठीक से लिखता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। और कहाँ पे गया ब्लैक पेन, ये रहा, मिल गया। इसी को अगर उसमें कन्वर्ट करके देखें, किस में, सर्कुलर मोशन में, तो अल्फ़ा हो जाएगा एक्सेलरेशन की जगह, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय में टाइम। टाइम का तो सर्कल में हो, चाहे चेंज का तो डायमेंशन ही अलग हो जाता है। अल्फ़ा की वैल्यू हमें पता है, नहीं पता, अल्फ़ा निकालना है, और चेंज का हमने निकाला था 64 पाई, और टाइम कितना रखा है 16। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, 16 चौक 64 4 पाई, ठीक है, 4 पाई। आंसर देख लेते हैं एक बार, 7 का कितना है, 8th का 4 8th का 4 दिख रहा है ना, हाँ 8th का 4 ये आ गया। तो बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा भाई, दिख भी रहा होगा कि राइटिंग कैसी हो गई है, बिल्कुल तंग आ गया मैं, काफ़ी लंबी तो नहीं हुई है वीडियो, बाकी ठीक है।